आज हम हजारों साल पीछे चलते हैं, उस दौर में जब यूरोप में आप सोचिए आखिरी हिमयुग धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कैसी रही होगी वो दुनिया, कैसे जी रहे होंगे इंसान। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है जबरदस्त बदलावों की और इंसानी जज्बे की भी। कैसे मतलब इतने मुश्किल हालात में लोगों ने न सिर्फ जीना सीखा बल्कि नए नए तरीके खोजे और धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में अपनी जगह बनाई। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो गुफाओं से, पुरानी बस्तियों से या फिर जमीन में दबी चीजों से मिलती है। चलिए इस रोमांचक अतीत को जरा गहराई से समझते हैं आज। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि कैसे उन शुरुआती कदमों ने एक तरह से आज के यूरोप की कहानी को शक्ल दी। तो जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, ठंड कम हुई, सबसे पहले क्या हुआ? देखिए, जैसे जैसे वो भयंकर ठंड कम हुई ना, इंसान धीरे धीरे उन इलाकों में वापस लौटे जो पहले बर्फ से ढके थे। उत्तरी यूरोप के खाली इलाके। लेकिन ये वापसी कोई आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जिंदगी बेहद कठोर थी। मतलब ब्रिटेन की गफ गुफा जैसी जगहों से तो कुछ ऐसे सबूत मिले हैं चौंकाने वाले। इंसानी हड्डियों पर कट के निशान। कट के निशान मतलब क्या, नरभक्षण? हाँ शायद, मतलब ये इशारा करते हैं कि शायद उस दौर की मजबूरी में ऐसा भी हुआ हो। ये दिखाता है कि शुरुआत में टिके रहने का संघर्ष कितना कितना भयानक था। बाप रे। और उस वक्त का माहौल कैसा था? मतलब पेड़ पौधे, जंगल, ये सब कैसे पता चलता है? और उसके लिए जमीन की परतें देखनी पड़ती हैं। उनमें दबे हुए पराग कण, जिन्हें पोलन कहते हैं, हाँ। कीड़ों के सख्त खोल के हिस्से और जानवरों की हड्डियां, ये सब उस समय की कहानी बताते हैं। अच्छा। इनसे पता चलता है कि कैसे जंगल फैले, तापमान कितना बदला। जैसे ब्रिटेन की कुछ गुफाओं में मिले खास तरह के कीड़े हैं, वो बताते हैं कि एक समय वहां तापमान आज के आर्कटिक जितना ठंडा था। आर्कटिक जैसा? हाँ। फिर धीरे धीरे माहौल गर्म हुआ, जंगल घने होने लगे। जाहिर है जब माहौल इतना बदला, खुले मैदानों की जगह जंगल आ गए, तो उनके जीने के तरीके, खासकर शिकार करने के तरीके पे भी असर पड़ा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा असर पड़ा। पहले जब खुला टुंड्रा जैसा माहौल था तो क्या था कि रेंडियर जैसे जानवरों के बड़े बड़े झुंड होते थे। उनका पीछा करके या घात लगाकर शिकार किया जाता था। लेकिन जब जंगल बढ़ गए तो उसमें रहने वाले जानवर जैसे हिरण और जंगली सुअर, वो ज्यादातर अकेले या छोटे झुंडों में मिलते थे। हाँ। तो उन्हें शिकार करने के लिए अलग अलग रणनीति चाहिए थी फिर। हाँ बिल्कुल, अलग रणनीति और अलग तरह के औजारों की जरूरत पड़ी। अच्छा, जैसे वो छोटे वाले पैने पत्थर के औजार जिन्हें शायद माइक्रोलिथ कहते हैं। हाँ हाँ वही माइक्रोलिथ, वो बहुत काम के थे, बहुत कारगर। उन्हें जोड़कर तीर की नोक बना ली या भाले की अनी या चाकू जैसा कुछ भी, जिससे खाल छीलने से लेकर लकड़ी और हड्डी तराशने तक कई काम होते थे। सही। और हमें फ्रांस में पेरिस बेसिन जैसी जगहों पर ऐसी बस्तियां मिली हैं जहां लगता है लोग साथ मिलकर शिकार करते थे, खाना बांटते थे और बहुत कुशलता से पत्थर के औजार बनाते थे। जर्मनी के गोनार्सडॉर्फ जैसी जगहों पर तो सर्दियों में रहने के लिए बड़े मजबूत घर बनाने के सबूत भी मिले हैं। अच्छा, गोनार्सडॉर्फ का आपने जिक्र किया, तो मैंने सुना है वहाँ कला के भी बड़े अनोखे नमूने मिले हैं, गुफाओं वाली कला से अलग। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। गोनार्सडॉर्फ में स्लेट पत्थर की पट्टियों पर नक्काशी मिली है, जानवरों की और खासकर महिलाओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। महिलाओं की? हाँ, ये शायद उस समाज में महिलाओं की कोई अहम भूमिका रही होगी, उसकी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन एक बात और हुई, जैसे जैसे जंगल और घने हुए, शिकार के तरीके बदले, जीवन बदला, तो वो जो हजारों साल पुरानी शानदार गुफा कला थी ना, वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। अच्छा, वो बंद हो गई? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं दक्षिणी फ्रांस में मस्त दाजील जैसी जगहों पर एक नई, मतलब ज्यादा सरल कला शुरू हुई, जहां गोल सपाट पत्थरों पर लाल रंग से कुछ डिजाइन बनाए जाते थे। जीवन इतना संघर्ष भरा था। क्या हमें उनकी आस्था के बारे में या मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों के बारे में भी कुछ पता चलता है? देखिए, सबूत बिखरे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिवाज दिखते हैं। जैसे रूस में ओलेनियोस्त्रोस्की मोगिल्निक नाम की जगह है, वहां एक पूरा कब्रिस्तान मिला है। वहां लोगों को गहनों और औजारों के साथ दफनाया गया था। अच्छा। और डेनमार्क के स्केतोहोम में तो ये देखकर हैरानी होती है कि कुत्तों को भी इंसानों की तरह सम्मान के साथ दफनाया गया था। कुत्तों को? सच में? हजारों साल पहले? हाँ, जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले भी इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ कंकालों पर चोट के निशान भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि उस दौर में हिंसा भी जीवन का हिस्सा थी। लड़ाई झगड़े होते थे। जाहिर है। और फिर आया वो बड़ा बदलाव, खेती की शुरुआत।
इसने तो मुझे लगता है सब कुछ बदल दिया होगा। यकीनन ये एक आप कह सकते हैं क्रांतिकारी मोड़ था। करीब 7,500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी एशिया से कुछ समूह यूरोप आए जो खेती करना जानते थे। अच्छा, बाहर से आए? हाँ, वे अपने साथ गेहूं, जौ जैसी फसलें और भेड़ बकरियां जैसे पालतू जानवर भी लाए। ग्रीस में निया निकोमेडिया जैसी जगहों पर यूरोप की शुरुआती किसान बस्तियां बसीं और उनका जीवन शिकारियों से एकदम अलग था। स्थायी घर थे, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह खेती पर टिकी थी। तो ये जो नए किसान आए और जो पहले से शिकारी समूह रह रहे थे, वो साथ साथ कैसे रहे? क्या हमेशा अलग रहे? नहीं, हमेशा नहीं। कहीं कहीं वे अलग रहे, अपने अपने तरीकों से जीते रहे। जैसे डेन्यूब नदी के किनारे लिपिंस्की वीर नाम की एक अनोखी बस्ती मिली है। वहां शिकारी समूह स्थायी रूप से बस गए थे, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते थे और उन्होंने पत्थर की अद्भुत मूर्तियां भी बनाई। अच्छा, शिकारी लेकिन बसे हुए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हजारों सालों में खेती का तरीका फैलता गया। मध्य यूरोप में एक नई किसान संस्कृति फैली जिसे हम लीनियर बैंड केरामिक या LBK कहते हैं। ये अपने खास लंबे लकड़ी के घरों और एक खास डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तनों के लिए जाने जाते थे। और ये फैलाव हमेशा शांतिपूर्ण रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं सहयोग के संकेत मिलते हैं तो कहीं टकराव के भी। मतलब काफी उथल पुथल वाला दौर रहा होगा ये भी। बिल्कुल। और सिर्फ इंसान ही नहीं बदल रहे थे। अच्छा, और क्या बदल रहा था? उनके आसपास की जमीन, समुद्र, वो भी बहुत तेजी से बदल रहे थे। हिमयुग की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर कई मीटर ऊपर उठ गया। कई मीटर? हाँ, आज जो उत्तरी सागर है ना, उसके नीचे का एक बहुत बड़ा इलाका जिसे अब हम डॉगरलैंड कहते हैं, वो कभी शिकारियों के लिए बड़ा उपजाऊ मैदान हुआ करता था। वो पूरा समुद्र में डूब गया। पूरा मैदान डूब गया? हाँ, फिर 9 फीट के पास समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। उससे भयंकर सुनामी उठी जिसने स्कॉटलैंड तक के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। सुनामी भी? हाँ, और काला सागर, जो पहले मीठे पानी की एक विशाल झील था, उसमें भूमध्य सागर का खारा पानी भर गया अचानक। दूसरी तरफ स्कैंडिनेविया जैसे इलाकों में जमीन ऊपर उठने लगी क्योंकि उस पर जमी बर्फ की मोटी चादर का वजन हट गया था। बाप रे, मतलब हर तरफ बदलाव ही बदलाव। बिल्कुल। इन सारे बदलावों ने वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें लगातार नई परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ा। तो ये थी मतलब हजारों सालों में फैली एक महागाथा कह सकते हैं। कैसे इंसानों ने बदलते यूरोप में अपने आप को बनाए रखा, शिकार से खेती तक का वो लंबा सफर तय किया, और कैसे उन्होंने अपनी कला, अपने समाज, अपने रहने के तरीकों को बदला। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि इंसान कितने लचीले होते हैं, कितने अनुकूलनशील। पर्यावरण के इतने बड़े बदलाव और नई तकनीकें जैसे औजार या खेती, इन्होंने उनके जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। हर नई खोज जो आज हमें मिलती है वो हमें उस बीते हुए समय के और करीब ले जाती है और समझाती है कि आज हम जिस यूरोप को जानते हैं उसकी नींव कैसे और किन मुश्किलों में पड़ी। सुनने वालों के लिए क्या आज की ये चर्चा, ये जानकारी उपयोगी लगी? क्या आप जानना चाहेंगे कि हम इस तरह की बातचीत को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।